बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। हमारा अगला बेटे जो टॉपिक है ये है एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। इसमें पहले हम लोग एम्पेयर्स लॉ को डिस्क्राइब करेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपकी बुक में एम्पेयर्स लॉ की डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट है और डायरेक्ट इसका फार्मूला है। और फिर उसके बाद जो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ना टॉपिक, ये वाला बेटे ये जो है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इसके अंदर जो है वो एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई किया गया है, इस्तेमाल किया गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले एम्पेयर्स लॉ को अंडरस्टैंड किया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एम्पेयर्स लॉ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एम्पेयर्स लॉ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब एम्पेयर्स लॉ का बैकग्राउंड क्या है? हम सारे लोग ये बात जानते हैं बेटे कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उस कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से कहेंगे कि एम्पेयर्स लॉ इज़ यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया जी एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। यानी जैसे आपने वो चैप्टर नंबर 12 में किया था कि गॉसेस लॉ को आप इस्तेमाल कर रहे थे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आप गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बेटे आप क्या करते हैं जी, आप यहाँ पे गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं टू फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये देखें, गॉसेस लॉ को अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें ये वाली डेफिनेशन देखनी होती है। ये जो हमें ये वाला डायग्राम है ये हमें देखनी होती है। अब ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखेंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट इसमें कंडक्टर नज़र आ रहा है। इस स्ट्रेट कंडक्टर को इस कार्डबोर्ड में से पास करवाया गया। अब बेटे ये स्ट्रेट कंडक्टर में से या वायर में से जब करंट पास करता है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो सर्कुलर होती है। ये जो आपको डार्क सर्कल दिखाया गया है ये बेसिकली उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस कंडक्टर के करीब किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने बेटे जो एक पीछे इक्वेशन पढ़ी है ना कि जी बी डॉट ए वाली के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डेट इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। अब इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वाली इक्वेशन बी डॉट ए वाली इक्वेशन ये तब अप्लाई होती है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और नंबर 2 जब आपके पास एरिया फ्लैट हो। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। और ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे क्यों फुलफ़िल नहीं हो रही, आपको पता है कि जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सर्कुलर है, फील्ड लाइंस यहाँ पे सर्कुलर होंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी तो इसका मतलब फिर हम यहाँ पे बी डॉट ए वाली इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास एरिया फ्लैट आएगा और ना ही हमारे पास बी यूनिफॉर्म बनेगा। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है जी, ये जो टोटल हमारे पास पाथ है इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके हम तमाम पैचेस के ऊपर अलग-अलग ये इक्वेशन अप्लाई करके और फिर एट द एंड उनको ऐड करके हम फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो यहीं से हमारे पास एम्पेयर्स लॉ जो है वो निकल आता है। अब इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो कहता है, ये सबसे ऊपर जी स्टेटमेंट लिखिए, सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल, बी मैग्नेटिक फील्ड है और डेल्टा एल उसके पाथ की लेंथ है, फॉर ऑल द पाथ एलिमेंट्स इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। वो कहता है जी कि आपके पास ये जो लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, आप इसको एक छोटे से पाथ में, छोटे इसको पैच में कन्वर्ट करें तो ये डेल्टा एल उस पैच की लेंथ है। तो B का डेल्टा एल के साथ जब आप डॉट लेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट जो होगा ये म्यू नॉट टाइम्स करंट, इस लूप के अंदर जो करंट है उस करंट को म्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। अब म्यू नॉट यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है विच इज़ कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट देखा था, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था और म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है कि किसी मीडियम में से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना पास कर सकता है, वो म्यू नॉट है। अब म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है जी हमारे पास वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है,
वेबर और स्लैश लगा के मतलब बटे में आ गया एम्पेयर और मीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको जब वो एक्सप्लेन करने की तरफ आते हैं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन बुक से भी देख सकते हैं। वो कहते हैं यही बात सारी रिपीट करेगा कि आप डायरेक्ट बी डॉट डेल्टा एल वाली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास सर्कुलर पाथ है, आप इसको छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करेंगे, और आप इसको इतने छोटे पैचेस में कन्वर्ट करेंगे कि हर पैच को अप्रॉक्सीमेटली आप फ्लैट कंसिडर कर सकें। तो फिर आप तमाम पैचेस के ऊपर अलग-अलग इक्वेशन अप्लाई करेंगे जी, बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल, बी डॉट डेल्टा एल। फिर यहाँ पे वो इसकी भी थोड़ी सी थ्योरी आपको बताएगा कि ये जब आप लिखेंगे बी डॉट डेल्टा एल, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी बी डेल्टा एल कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें देखें, हम इसको लिख सकते हैं जी डेल्टा एल बी कॉज ऑफ थीटा। अब बी कॉज ऑफ थीटा जो होगा, ये यहाँ से अगर आप देखें डायग्राम में, तो बी कॉज ऑफ थीटा ये आपको नज़र आ रहा है। बी कॉज ऑफ थीटा वेक्टर बी का वो कंपोनेंट है जो कि डेल्टा एल की डायरेक्शन में है, यानी कंपोनेंट ऑफ बी इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू डेल्टा एल। तो बी डॉट डेल्टा एल का मतलब यहाँ बी कॉज ऑफ थीटा इनटू डेल्टा एल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने वेक्टर बी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डेल्टा एल की डायरेक्शन में, और फिर इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अब वो कहता है जी ये जो लूप है आपके पास, आपने इस लूप को टोटल जितने पैचेस में डिवाइड किया, उन तमाम पैचेस की डॉट प्रोडक्ट लेके आप उसका सम करें, तमाम पैचेस की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लेके आप उसको ऐड करें, तो ये आपके पास म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। यही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ द एम्पेयर्स लॉ है। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि एम्पेयर्स लॉ की डेरिवेशन हमारे बुक में नहीं। अब देखें ये तमाम उसको ऐड कर रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जी, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा का मतलब है समेशन बी डॉट डेल्टा एल इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसका मतलब ये है कि ये जो आर है, बुक में तो उसने वैसे ये लिखा हुआ है कि आर रिप्रेजेंट्स द आर्थ टर्म, मिडल वाली टर्म, लेकिन आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। तो अब ये सिग्मा का मतलब 1, तो इसका मतलब बी डॉट डेल्टा एल, आर की पहली वैल्यू 1 है 1, फिर सम बी डॉट डेल्टा एल आर की सेकंड वैल्यू 2, फिर प्लस बी डॉट डेल्टा एल 3, और आप आर की वैल्यू तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक आप n पर नहीं चले जाते। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आ जाती है जी किसकी, एम्पेयर्स लॉ। अब इसके साथ बेटे आगे एक और छोटा सा टॉपिक जो है वो जुड़ता है, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको जो है वो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले वो बेटे क्या करता है जी, आप टेक्स्ट बुक से भी देखेंगे तो सबसे पहले वो सोलिनॉइड को डिफाइन करेगा। सोलिनॉइड को इस तरह से डिफाइन करता है जी, अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। यानी आप जैसे कॉइल बनाते हैं ना, कि कॉइल का आप कैसे बनाते हैं जी, आप एक वायर लें और किसी रॉड के ऊपर, जैसे ये रॉड आपको नज़र आ रहा है, आप वायर लेके इसके ऊपर इस तरह से लपेटना शुरू कर दें। तो वो कहता है जी आप क्या करें, आप एक कॉइल बनाएं और उसको जब बना रहे हो तो आप उसकी टाइट करके टर्न्स बनाएं, और टर्न्स को बिल्कुल आप एक दूसरे के करीब करीब रखें, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। मतलब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा रखी होती हैं, हज़ारों की तादाद में, और फिर जब वो हज़ारों की तादाद में टर्न्स होंगी तो देख लें आपको सिलेंडर की शेप बन जाएगी, इसकी सिलेंडर की शेप नज़र आ रही है, तो उसको हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। अब वो कहता है जी इस सोलिनॉइड में जब आप इसमें से करंट पास करवाते हैं, तो जब आप इस सोलिनॉइड में से करंट पास करवाएंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये आप यहाँ से देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटे, ये एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से रिजेंबल करती है। अब सोलिनॉइड के अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और सोलिनॉइड के बाहर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि सोलिनॉइड के अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होगी, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि इसके बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये वीक होगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, और यहाँ बाहर की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की निस्बत इतनी वीक होती है कि हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करके उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, और उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं जी, एम्पेयर्स लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आप गॉसेस लॉ को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप एम्पेयर्स लॉ को भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना होता है, एम्पीरियन पाथ कंसिडर करना होता है।
ये पिछले टॉपिक में आपने जो देखा यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा था ना, ये सर्कल जो मैं कह रहा था कि ये मैग्नेटिक, ये बेसिकली एम्पीरियन पाथ है। तो एम्पीरियन पाथ को n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे बेटे अब एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए जो एम्पीरियन पाथ कंसीडर किया जाएगा वो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की सूरत में होगा, जिसकी 4 साइड्स होंगी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब इसके ऊपर जब आप लोग एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो एम्पेयर्स लॉ हमारे पास ये लिखा हुआ जी, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 4 बी डॉट डेल्टा एल इंटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। अब यहाँ पे देखें उसने r की वैल्यू 1 से 4 तक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b डॉट डेल्टा एल इंटू 1 प्लस बी डॉट डेल्टा एल इंटू 2 प्लस बी डॉट डेल्टा एल इंटू 3 प्लस बी डॉट डेल्टा एल इंटू 4 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। अब ये b डॉट डेल्टा एल 1, b डॉट डेल्टा एल 2, b डॉट डेल्टा एल 3 और b डॉट डेल्टा एल 4 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। अब वो कहता है जी फॉर एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू L1, ये आपने जो गॉसियन जो एम्पीरियन पाथ कंसिडर किया है, इसकी साइड ए भी देखें तो इसकी लेंथ बन रही है L1। अब ये साइड देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, ये वाली जो साइड है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो इसके ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर शायद नीचे की तरफ आएगा, देख लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो ये परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जब आ रहा होगा, ये यहाँ पे देखिएगा दोबारा, ये इस साइड के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा। नॉर्मल जो होगा यानी वेक्टर एरिया जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे जब आप ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा जी बी डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू बी L1 कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज ऑफ 0 1 है तो L1 भी आ गया। अब दूसरी तरफ देखेंगे, ये दूसरी साइड BC, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल इस साइड पे आएगा। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल 0 डिग्री। तो B डॉट डेल्टा L2 या B L2 कॉज ऑफ 90, कॉज ऑफ 90 बनेगा ना, सॉरी कॉज ऑफ, ये इस तरह आएगा जी। हाँ जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें जो है वो वेक्टर एरिया ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट इस लेंथ के साथ देखना है। मैंने पहले जो है वो आपको वेक्टर एरिया वाला बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो हम लेंथ कंसीडर कर रहे हैं। तो लेंथ की डायरेक्शन हमारे पास यही बनेगी। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बनेगा, 90 नहीं बनेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, हाँ यहाँ पे जी एंगल 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइड नीचे से ऊपर, इधर से करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये साइड नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो B L2 कॉज ऑफ 90 0 हो गया। ये वाली साइड L3 वाली मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, डॉट प्रोडक्ट फिर 0 होगी। यहाँ पे फिर एंगल 90 डिग्री बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि जब B L1 कॉज ऑफ 0, ये जो साइड है इस साइड के और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल आपने देखना है वो 0 है। ये वाली साइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। ये वाली साइड नीचे की तरफ करंट आ रहा है, ये वाली साइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो आप यहाँ पे देख लें जी, हमारे पास B डॉट डेल्टा L1, ये L1 भी आ गया, B डॉट डेल्टा L2 0 हो गया, B डॉट डेल्टा L4 0 हो गया, और इसी तरह CD जो L3 वाली साइड थी वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो गया। अब इन सारों को आप ऐड करें तो हमारे पास रह जाएगा जी BL1 0 0 0, तो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज। अब देखें जी वो ये करंट इनक्लोज कैसे फाइंड करेगा। वो कहता है कि लेट्स सपोज आप ये कहें कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज जो टोटल टर्न्स हैं, जो टोटल टर्न्स हैं मेरे पास वो कैपिटल N है, और सोलेनॉइड की जो टोटल लेंथ है मेरे पास वो कैपिटल L है। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब हो जाएगा कैपिटल N ओवर कैपिटल L, यानी जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको टोटल N से डिवाइड करते हैं। तो ये उसने कहा जी पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है। अब ये जो साइड जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है L1, इसकी लेंथ L1 है, तो इसमें जो टर्न्स आएंगी जी वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगी N इंटू L1। अब एक टर्न में करंट है I, तो N L1 टर्न्स में जो करंट होगा वो N L1 I आ जाएगा। तो आप यहाँ पे करंट इनक्लोज की जगह पे N L1 I पुट कर देंगे, तो ये देख लें जी हमारे पास आ जाएगा BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N L1 I। ठीक है, तो म्यू नॉट N I हमारे पास आ गया, क्योंकि इधर से L1 और इधर से L1 कैंसिल हो जाएगा।
अब ये राइट हैंड रूल जी एंड पे वो हमें बताता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलिनॉइड, कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी आप उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। वो कहता है जी आप अपनी सोलिनॉइड को, ये जो सोलिनॉइड आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जी ये वाला, इस सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि आपकी ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो। देखें नीचे से करंट ऊपर आ रहा है तो ये फिंगर्स इस तरह कर्ल कर ले, तो ये जो आपका थंब होगा इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो थंब होगा ना ये हमें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा। तो ये इस साइड नॉर्थ पोल बन रहा है, इस साइड पे साउथ पोल बन रहा है। ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा आपने समझ के अंडरस्टैंड करके आपने मुझे ये लिख के असाइनमेंट के तौर पर सेंड करना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।